So students, in the last video we studied about the resistance and resistivity. So now in this video we will study about the numerical related to resistance and resistivity. So we have the first numerical. Calculate the resistance of an electric heater if the heater uses 4.4 ampere current when connected to a 222 volt line. In this question the numerical is saying कि आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उसका आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, जो कितना करंट लेता है, 4.4 एम्पियर का करंट लेता है, जब किससे कनेक्टेड होता है, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है मैथ्स के क्वेश्चन के लिए या न्यूमेरिकल्स के लिए कि जो जो चीजें गिवन है हम उन चीजों को पहले लिख लें। ये एक अच्छा मेथड माना जाता है आपकी कॉपी राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। तो करंट कितना दिया हुआ है, 4.4 एम्पियर, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है इसकी जगह पर। R इज इक्वल टू V की जगह पर आप रख देंगे 220 वोल्ट और I की जगह पर क्या रख देंगे, 4.4। बहुत ही सिंपल है, पॉइंट हटाया आपने और एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। 44 को 22 के टेबल से कट करें तो 1 0 0 यहाँ पर 2 से ये कैंसिल होगा 50। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 ओम। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 ओम। और हमेशा याद रखिएगा जब आपका आंसर फिनिश हो जाएगा तो आप इस तरह से एलोकेट करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 50 ओम। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 110 ओम। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उस लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 110 ओम। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वही आपको करना है, गिवन आपने लिख दिया। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट का और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 110 ओम का। फिर भाई ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है और आपको क्या निकालना है, I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। सो I इज इक्वल टू V की जगह पर उसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे 220 और I की जगह पर क्या लिखेंगे, 110। तो ये क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे V और यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, 2 ओम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, करंट जनरेटेड यानी कि I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो नाउ कमिंग टू आवर थर्ड न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल इट इज गिवन a current of 1.5 ampere flows through a conductor of resistance of 5 ohm। कह रहा है एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1.5 एम्पीयर का, और उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम का। हमको बताना है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो चीज गिवन है आप वो लिख लेंगे। गिवन आपको क्या क्या है, करंट दिया हुआ है कितना, 1.5 एम्पीयर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम। तो सिंपल है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, V इक्वल टू I 1.5 एंड R इक्वल टू 5 ओम और एम्पियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 वोल्ट। आंसर आपका क्या हो गया, 7.5 वोल्ट। इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। आपको एक बैटरी दी है, उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, यानी कि V कितना है आपका, 12 वोल्ट है। गिवन में V दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट। उसके बाद वो कह रहा है देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। I कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली एम्पियर। बच्चों हमेशा याद रखिएगा इस मिली का मतलब होता है, जहां पर ये मिली लगा होता है वहां पर हम लोग 10 की पावर -3 लगा लेते हैं। वहां पर क्या लगा लेते हैं, 10 की पावर -3। तो I इक्वल टू हो गया आपका 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस। फिर वही ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही सिंपल होते हैं, ओम्स लॉ से ही सॉल्व हो जाते हैं। V इज इक्वल टू IR। अब आपको R निकालना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I।
सो R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 और 2.5 इंटू 10 की पावर -3। बहुत ही सिंपल होता है इस चीज को सॉल्व करना। आप क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ कर देंगे, इसको 10 की पावर -3 आपका डिनोमिनेटर में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 12 इंटू 10 की पावर 3 और ये 2.5। देखिए हम आपको एक इजी मेथड बता रहे हैं सॉल्व करने का। अब यहाँ पर R इज इक्वल टू 12, 10 की पावर 3 को आप 1030 लगा लिए, 2.5 पॉइंट को हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1020 तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 12 4 जा 48, 1020 4800 ओम आपका आंसर आ गया। यानी कि उस पे रेजिस्टेंस कितना होगा 4800 ओम का रेजिस्टेंस होगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा स्लाइटली लॉजिकल है। ये लॉजिकल क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1। एक टॉर्च बल्ब है, जब वो ठंडा है यानी कि कोल्ड है, अभी उसको जलते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ग्लो करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यहाँ पर आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन कोल्ड क्या है आपका 1 ओम। उसके बाद वो कितना करंट कंज्यूम करता है 0.3 एम्पियर। तो यहां पर आप लिखेंगे करंट ड्रॉन बाय बल्ब। बल्ब कितना करंट लेता है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। अब उसके बाद वो कह रहा है हमसे उसको किस सोर्स से कनेक्ट करा गया, उसको 3 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका 3 वोल्ट है। अब वो आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एक्स। अब हमको बताना है कि जब ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप यहां पर बहुत ही सिंपल है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हाइल ग्लोइंग के दौरान इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बार हमेशा याद रखिएगा, जब बल्ब कोल्ड था तब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था और तब वो करंट कितना ड्रॉन कर रहा था 0.3 एम्पियर का। तो बल्ब जलने के बाद भी 0.3 एम्पियर का करंट जब भी ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या हो जाएगा V/I, और V आपका कितना है, V आपको कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट और I कितना दिया हुआ है 0.3 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 3 10 जा 30। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 10 ओम आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। ये तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हो गया। उसके बाद उसने एक रीजन पूछा है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, जब बल्ब का कोल्ड था तब उसका रेजिस्टेंस था 1 ओम, लेकिन जब बल्ब ग्लो करने लगा तब उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस में फर्क क्यों आया है, तो बच्चों आपने देखा होगा जब कोई टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जब हम लोग जला देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो हल्की सी गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर रीजन में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब differs while glowing due to increase in its temperature। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। So now coming to our next numerical. In this numerical, ये एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें एक वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है और दूसरी वैल्यू को दे दिया जाता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल होते हुए भी इस न्यूमेरिकल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हैं कोई भी नंबर नहीं है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा न्यूमेरिकल है। ये भी एक न्यूमेरिकल होता है, इसमें सिर्फ आपको उसकी वैल्यू से खेलना है, उसकी वैल्यू से ऑपरेट करना है न्यूमेरिकल को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल्ड। जो रेजिस्टेंस था सर्किट का, जो भी रेजिस्टेंस था, कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है,
एक्स हो गया, मान लिया आपने, मान लिया कि रेजिस्टेंस का सर्किट क्या है, एक्स है, तो वो रेजिस्टेंस एक्स था, अब उसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, उसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था, अगर पहले पोटेंशियल डिफरेंस y था तो अब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, y। तो आपको बताना है हाउ मच डज द करंट चेंज, करंट में क्या फर्क आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस और निकालना है करंट, तो आप देखिए V बराबर आपका क्या होता है, I और R होता है। I और R एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या आप ऐसे निकालें R बराबर V अपॉन I होता है। तो देखिए R और I एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से क्या इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं होते हैं। R और I एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा। तो आप यहां पर लिख लेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पर, क्या रहता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, वो डबल हो गया है। तो ये बाद का केस है, ये हमने बाद में करा। सबसे पहले हम मानते हैं कि R1 हमारा क्या था, R था, R1 हमारा क्या था, R था। पहले R1 का मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस कितना था, R था, और पहले वाला करंट कितना था, I था। हमने माना कि पहले वाला रेजिस्टेंस क्या था, R था, और पहले वाला करंट कितना था, I था। R2 उसने क्या किया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि डबल, यानी कि जितना पहले था उसका डबल। तो पहले कितना था आपका, R था, अब वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है I2, अब आपको क्या फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखिए जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब कभी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, आप लिखा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, या आपको जो निकालना होता है आप वो लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखिए I2 अपॉन I1। ठीक है, जब कभी भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो इसका न्यूमरेटर बनता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I2 अपॉन I1 किसके लिखते हैं, R2 अपॉन R1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1। ये कब लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखते हैं, ये किसमें लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। लेकिन अगर कभी कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपने I2 अपॉन I1 लिखा है, तो आप इस तरफ क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, अब I2 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन I1 की वैल्यू कितनी पता है, I1 की वैल्यू कितनी है, I है, I1 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, I थी। अब R1 आपका कितना था, R था, और R2 आपका कितना था, 2R था। तो देखिए R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और I2 बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे I अपॉन 2, I2 बराबर क्या हो गया, I अपॉन 2, यानी कि जो करंट पहले था इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I2 बराबर 1 अपॉन 2I। जितना करंट उसका पहले था अब उसका करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आप आंसर में लिखेंगे, अब आंसर में लिखेंगे करंट, द करंट रिड्यूस्ड टू हाफ। करंट क्या हो जाएगा, जितना पहले करंट था उसका हाफ हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन 2I, करंट पहले से क्या हो गया, हाफ हो गया। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब आते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये भी थोड़ा इजी वाले हैं न्यूमेरिकल। इजी न्यूमेरिकल आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपकी हैबिट बन जाए। एक बार आपकी हैबिट बन जाएगी उसके बाद आप टफ से टफ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आपको पहले वैल्यू प्लॉट करना आ जाए। तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है एन इनकैंडेसेंट लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, ड्रॉ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज। आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया है 80 ओम और करंट कितना दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज। अब आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको I की वैल्यू पता है और R की भी वैल्यू पता है। I की वैल्यू 0.75 एम्पियर इंटू 80 ओम। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसको इस तरह से लिख लीजिए, पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 जीरो,
एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 15 जा 75, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या हो गया 15 इंटू 4, तो आपका क्या हो गया V बराबर आ गया 60 वोल्ट, आपका V बराबर क्या हो गया 60 वोल्ट। और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यूनिट होती है इस यूनिट को जरूर लिखिए, इस यूनिट का भी हाफ मार्क्स होता है। तो ये न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। V आपको कितना दिया है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम, R बराबर आपको कितना दिया है 50 ओम। हमसे पूछ रहा है करंट बताना है, हमको क्या बताना है करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, आपको I निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब आपको सिर्फ सिंपली इसकी वैल्यू रखकर सॉल्व करना है, 220 वोल्ट अपॉन 50 ओम, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। जब आप I को 22 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर डिवाइड करके देखिए 22 को 5 से, 5 4 जा 20, 2 इधर रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 4 जा 20, कितने बार में 4.4, तो यहाँ पे आ गया 4.4 एम्पियर। आपका आंसर क्या हो गया 4.4 एम्पियर। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ वी हैव द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो हमने कर दिया है टाइप के, अब करते हैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है a negligibly small current flows through a wire of length 15 meter and uniform cross section area 6.0 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. Calculate the resistivity of the material. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है, बहुत कम करंट है, बहुत ही कम करंट है, वो फ्लो कर रहा है इससे एक 15 मीटर लेंथ ऑफ वायर कितनी है 15 मीटर और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है 6.0 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.0 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल निकालना है। अब आपको पता है R बराबर क्या होता है रो L अपॉन ए, R बराबर होता है रो L अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, आपको लेंथ दी हुई है कितनी 15 मीटर और आपको एरिया कितना दिया हुआ है 6.0 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो अगर चेंज ना भी करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5.0 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 5.0 ओम। तो अब इसमें हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, यानी कि हमें ये निकालना है, तो बाकी सबको हम ट्रांसफर कर देंगे टू द लेफ्ट साइड। रो बराबर रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और एरिया कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 0.0 नहीं भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा। और उसके बाद आपका लेंथ है 15 मीटर, लेंथ कितनी है 15 मीटर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रो आपका आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, रो आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। रो की यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है, रो की यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है। रो आपका आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ओम मीटर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आप एक बात बच्चों याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, करंट को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया या एरिया को हाफ कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पर या रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम है। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है कि उसने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पर इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या है, सेम है। जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी भाई, रहेगी। हाँ, फर्क पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है, रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अ 4 ओम रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 आपका कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। R1 आपका दिया हुआ है 4 ओम, इसको डबल कर दिया गया। अब उस वायर को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज हम लोग लेते हैं जिससे हम आपको आसानी से बता सकें। तो चाहिए होगा हम लोगों को, जैसे कि आप मान लीजिए आपने ये ले लिया, आपने लिया ये एक वायर है, ये एक आपका क्या है, वायर है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ क्या है, ये है। इसकी कुछ लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, L है। यहां से लेकर यहां तक के इसकी लेंथ कितनी है, L है। और जब इसकी लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। जब इसकी R1 कितना है, 4 ओम, और इसकी लेंथ कितनी है, L1 कितनी है, L है। L1 कितनी है, L है। जब इसकी लेंथ अभी क्या है, L है। अब वो क्या कर रहा है, इस वायर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इस वायर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इस तरह से वायर को डबल कर दिया। इसी के ऊपर ऑन इट, देखिए लिखा हुआ है ना, ऑन इट, डबल्ड ऑन इट। तो इस वायर को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब आप खुद देखिए, जब हमने इस वायर को डबल कर दिया तो अब इसकी लेंथ क्या हो गई, पहले जितनी थी उसकी आधी हो गई। अगर ये पहले 8 मीटर थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, L2 हमने कितनी कर दी है, L/2 हमने क्या कर दी, जो पहले थी उसकी क्या कर दी, हाफ कर दी है। अब एरिया, अब ये चीज देखिए आपको अपने आप से सोचनी है। उसने क्वेश्चन में बस कह दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इट, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो आपका फर्क क्या पड़ेगा, तो जब आपने इसको डबल कर दिया गया, इस वायर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। और इसका एरिया देखिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो गया, डबल हो गया। वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इसका A1 कितना था, A था। अब इसका A2 कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। इसका A2 क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आपको पता है R बराबर होता है रो L/A, ठीक है। तो जब हमें R2 चाहिए तो यहाँ पर L2, यहाँ पर A2। जब हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लगा देंगे और यहाँ पर भी 1 लगा देंगे। अब आपको चाहिए R2, आपको R2 क्या चाहिए, फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, R2/R1। R2 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, रो L2/A2, रो L1/A1। देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका बचा R2/R1, आपका बचा R2/R1 और L2/A2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, L2/A2, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे A1/A2 क्या आ जाएगा, A1/A2। अब आप बस वैल्यू प्लॉट कर लीजिए। R2/R1 क्या हो गया, L2 की वैल्यू कितनी थी, L2 की वैल्यू थी L/2, तो L/2 और A2 की वैल्यू कितनी थी, 2A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2A। जब कोई चीज अपॉन में होती है या आप इसको इस तरह से लिख लिए L/2/2A, आप इसको क्या लिख लिए, L/2/2A। और A1 कितना था, A1 कितना था आपका, A था, सॉरी यहाँ पर जो है A2 नहीं होगा, यहाँ पर L2/L1 होगा। यहाँ पर L2/ क्या होगा, L1 होगा। तो L2 आपका कितना है, L2 आपका कितना है, L/2। L2 आपका है L/2 और यहाँ पर क्या है, L। और यहाँ पर A1 कितना है, A1 आपका कितना था, A था। और A2 आपका कितना था, 2A था। A2 आपका कितना था, 2A था। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L से L। तो R2/R1 कितना बचेगा, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, 1/4। यहाँ पर कितना हो गया, 1/4। तो आप देख सकते हैं
R2 अपॉन R1 कितना बचेगा 1/4। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1/4, यानी कि जो रेजिस्टेंस पहले था उसका क्या हो गया 1/4 टाइम। तो R2 बराबर क्या हो गया, R1 की वैल्यू कितनी दी थी 4 ओम, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4 ओम/4, यानी कि कैंसिल हो गया 1। तो R2 आपका कितना बचेगा 1 ओम बचेगा। R2 आपका कितना बचेगा 1 ओम। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल क्या है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है, बाकी इसमें सब कुछ वैसा ही सेम है, इसमें सब कुछ वैसा ही सेम है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आ रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम। तो उसने आपको R1 कितना दे दिया है 4.25 ओम दे दिया है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। और आप हमेशा याद रखिएगा L1 को आपको हमेशा L मानना है, L1 को आपको क्या मानना है L मानना है। और L2 उसने क्या कह दिया है, L2 उसने कह दिया है कि जो वायर है उसकी जो लेंथ है उसको क्या कर दी गई है इंक्रीजेस बाय 4 टाइम, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। तो जब इंक्रीज कहता है जितने टाइम का आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गई है 4L हो गई है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, जब डिक्रीज कहता है तो अपॉन मिलाते हैं, डिनोमिनेटर में मिलाते हैं। A1 आपका क्या होगा A होगा, और नया वाला A2 क्या है आपका A/3 है, A/ क्या है 3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है R बराबर होता है रो L/A। तो जब आप R1 के लिए लिखेंगे तो L1/A1 लिख लेंगे, जब आप R2 के लिए लिखेंगे तो L2/A2 लिख लेंगे। अब आपको R2 निकालना है तो आपने R2 को ऊपर लिख लिया और R1 को नीचे। R2 के लिए हो गया रो L2/A2, रो L1/A1, रो से रो कैंसिल हो गया, R2/R1, और आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंट टाइप का जो हो जाता है। तो L2 इंटू A1/L1 इंटू A2। अब आपको वैल्यू प्लॉट करनी है। R2/R1 इज इक्वल टू L2 की जगह पर आप क्या लिख लेंगे 4L, L2 की जगह पर आपने लिख लिया 4L, और A1 की जगह पर आपने क्या लिख लिया A। L1 की जगह पर आपने क्या लिख लिया L, और A2 की जगह पर आपने क्या लिख लिया A/3, आपने क्या लिख लिया A/3 लिख लिया। तो देखिए पहले इसको सही से लिख लिया, R2/R1 इज इक्वल टू 4L/L इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा 3A/A, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया। तो R2/R1 कितना आ गया, R2/R1 हो गया 12, यानी कि जो आपका R2 होगा वो क्या होगा 12 टाइम्स होगा किसके R1 पे। अब आपको R1 की भी वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर R1 की वैल्यू अगर नहीं दी होती तो सिंपल आप लिख देते इट विल बिकम 12 टाइम्स ऑफ द R1। अब लेकिन यहाँ पर हमें R1 की वैल्यू दी हुई थी 4.25, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 4.25। अब 4.25 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 1 5 5, 1 2 2, 1 4 4, 0 51.00। तो R2 बराबर हो गया 51 ओम। R2 आपका क्या हो गया 51 ओम। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट न्यूमेरिकल है, जस्ट न्यूमेरिकल मतलब सिंपल न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर कह रहा है एक वायर है 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ उसकी कितनी दी है 1.0 मीटर, और 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर। देखिए डायमीटर दिया हुआ है तो आपको क्या चाहिए होगा रेडियस। रेडियस बराबर क्या हो गया 0.2 अपॉन
2 मिलीमीटर, यानी कि R बराबर हो गया 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हमको क्या चाहिए, अब रेजिस्टिविटी चाहिए। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी के लिए क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। हमें क्या चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है, हमें यहाँ पर एरिया तो पता नहीं है। अब जो वायर है वो जो उसका एरिया होता है वो सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में ही होता है। तो एरिया बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, एरिया बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। अब आपको सिर्फ वैल्यू प्लॉट करनी है। रो R की जगह पर क्या हो जाएगा, R की जगह पर हो गया आपको कितना दिया 10 ओम। एरिया की जगह पर क्या होगा, पाई R स्क्वायर, और L की जगह पर कितना हो जाएगा, L है आपका 1 मीटर, L है आपका 1 मीटर। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस किसमें दी हुई है 0.1 मिलीमीटर, तो रेडियस को हम किसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1 मीटर में क्या होते हैं 1000 mm। हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 mm से डिवाइड कर देंगे, हम लोग इसको क्या कर देंगे 1000 mm से डिवाइड कर देंगे, और जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। R बराबर हो गया 1 अपॉन 10,000, तो R बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4 मीटर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 10 की पावर -4 मीटर। तो रेडियस आपका कितना आ गया, 10 की पावर -4 मीटर आ गया। अब आप वैल्यू रख लीजिए, 10 ओम पाई की जगह पर लिख लिए 3.14, रेडियस की जगह पर क्या लिख लिए 10 की पावर -4, और ये ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 हो गया। तो रो बराबर हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m अपॉन n, क्या होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो रो बराबर कितना हो गया 3.14। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो 10 की पावर 1 प्लस -8 तो क्या हो जाएगा -7। रो बराबर 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7 ओम मीटर। आपका आंसर आ गया, रो बराबर हो गया 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7 ओम पर मीटर। चलिए अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। सिंपल होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत हमें मिल जाते हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, इसमें तो 4 पार्ट है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ 5 सब्सटेंसेस A B C D E। 5 आपको सब्सटेंस दिए हुए हैं और उनकी रेजिस्टिविटीज दी हुई है। A की रेजिस्टिविटी है 5.20 इंटू 10 टू दी पावर -8, B की है 110 इंटू 10 टू दी पावर -8, C की है 2.60 इंटू 10 टू दी पावर -8, D की है 10.0 इंटू 10 टू दी पावर -8, E की है 1.70 इंटू 10 टू दी पावर -8। सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए हुए उन सबकी पावर 10 की पावर -8 दी है, 10 टू दी पावर -8 दिया हुआ, यानी कि हमको जो भी देखना है उसके आगे के नंबर देखने हैं, उसकी पावर को हमें इग्नोर कर देना है। हाँ, अगर पावर इसकी अलग अलग होती, जैसे 10 की पावर -7 और एक की होती 10 की पावर -6, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमारे लिए सिचुएशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सिचुएशन एक इजी हो गई है, क्योंकि सब जगह यहाँ पर क्या दिया, 10 की पावर -8 दिया, यानी कि हम आसानी से देखकर बता सकते हैं इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये चीज हम आसानी से देख के बता सकते हैं। अब हमारा उसने पहला क्वेश्चन करा, Which substance is the best conductor and why? बेस्ट कंडक्टर, देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया था रेजिस्टिविटी पढ़ाते टाइम, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। इन सब में
सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी, इसकी है 5.2, 110, 2.60, 10, 1.70। तो सबसे कम आपकी इसकी है। तो विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर, ई इज द बेस्ट कंडक्टर, ई इज द बेस्ट कंडक्टर। ई आपका क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। ई बेस्ट कंडक्टर क्यों होगा, बेस्ट कंडक्टर इसलिए होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है। रीजन में आप क्या लिखेंगे, लीस्ट रेजिस्टिविटी, इसमें आप लिखेंगे लीस्ट रेजिस्टिविटी। रीजन आपका क्या हो गया, लीस्ट रेजिस्टिविटी। ई इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज ई हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। ई क्या है, ई की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। उसके बाद आया विच वन इज बेटर कंडक्टर, ए और सी। ए में और सी में कौन सा कंडक्टर ज्यादा अच्छा है, तो ए की कितनी है 5.20 और सी की कितनी है 2.60। जाहिर सी बात है सी की रेजिस्टिविटी कम है, तो रीजन क्या होगा, सी इज बेटर, सी इज बेटर कंडक्टर। सी क्या होगा, बेटर कंडक्टर होगा। सी बेटर कंडक्टर क्यों होगा, रीजन में आप लिखेंगे लेजर रेजिस्टिविटी, लेजर रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। ए की कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी इसकी क्या है, कम है। उसके बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये पूछ रहा है विच सब्सटेंस वुड यू एडवाइज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज का बनाना चाहिए। तो देखिए जो हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं ये उस सब्सटेंस के बने होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। सबसे ज्यादा हाई होगी जब भी वो करंट को रोकेगी, और जब वो करंट को रेजिस्ट करेगी उतना ही उसमें क्या होगा, वो हीट ज्यादा होगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है हम उसको ही यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के तौर पर। तो इन सब में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी हाई है आपकी बी की है 110। तो बी एलिमेंट को हम यूज करेंगे, बी को हम यूज करेंगे हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। रीजन क्या होगा, रीजन होगा हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। रीजन क्या होगा, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, क्योंकि बी का जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब इसके बाद वो पूछ रहा है विच टू सब्सटेंसेस शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। अब आप देखिए, अब हर कोई चाहता है कि इलेक्ट्रिकल वायर में क्या हो, रेजिस्टेंस सबसे कम हो। और रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब रेजिस्टिविटी कम होती है। तो वो कोई से दो सब्सटेंसेस जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, एक तो है आपका ई और एक तो है आपका सी। तो आप किसको यूज करेंगे, ई एंड सी आर यूज। ई एंड सी को आप यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों की क्या है, लेजर रिएक्टिविटी है। इन दोनों की क्या है, लेजर रेजिस्टिविटी है। इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो इन सब की कंपैरिजन में क्या है, कम है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब स्टूडेंट्स आते हैं आज की इस वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग, पढ़ने से आजादी मिल रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ 3 मटेरियल आर गिवन बिलो। 3 मटेरियल है, उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी है। P का है 2.3 × 10⁻³ ओम मीटर, R का है 1.0 × 10⁻15 ओम मीटर, Q का है 2.63 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखिए जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमारी पावर डिफरेंट होती है तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन आ जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर इफ पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो हम इस नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट किस पर ध्यान देते हैं, पावर पर। अगर पावर पॉजिटिव है एंड वेरी करती है, अगर अलग अलग है, तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है और पावर अलग अलग है तो इस नंबर से हमें मतलब नहीं है, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब अगर मान लिया पॉजिटिव भी है एंड निगेटिव भी है, तो जब जाहिर सी बात है निगेटिव वाले से बड़ा तो होगा ही, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इफ पावर इज निगेटिव, पावर आपकी क्या है, हाँ, तो अगर पावर निगेटिव होती है, अगर दोनों की पावर निगेटिव है, जैसे मान लीजिए 10 की पावर -3 है और 10 की पावर -8 है, तो इन दोनों में से जिसकी पावर बड़ी होती है
वो छोटा होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है, और जिसकी पावर कम होती है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो 10 की पावर -3 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -8, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें P की दी हुई है 2.3 इंटू 10 की पावर 3 ओम, Q की दी है 2.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम, 1 इंटू 10 की पावर 15 ओम। जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है और ये बीच की है, ना बड़ी है ना छोटी है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होगा इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सबसे कम। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर सबसे कम किसकी है, Q की है, तो हम लोग Q को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए क्या यूज होगा, Q इज यूज्ड। क्यों यूज होगा, लीस्ट रेजिस्टिविटी, क्या है, लीस्ट रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इसके बाद आता है आपका हैंडल फॉर सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर आपने देखा होगा, जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, पिघलाते हैं। पिघलाने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जब भी उसकी क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें, इसमें सबसे ज्यादा है R, तो इसके लिए क्या होगा, R इज यूज। R किस लिए यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, हाईएस्ट है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद है सोलर सेल। उसके बाद क्या है आपका, सोलर सेल। सोलर सेल यानी कि सेमीकंडक्टर। सोलर सेल के लिए क्या होना चाहिए, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो जिसकी रेजिस्टिविटी ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो हमारे पास क्या बचा, P क्या होगा, P इज यूज, P इज, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।